बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कॉज़ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने एक अर्जेंट नोटिस दिया है कॉज़ के हवाले से कि कॉज़ कब तक इशू हो सकते हैं। एक स्पेसिफ़िक डेट बताई है। अगर उस डेट पे कॉज़ इशू नहीं होते या उससे पहले आपके कॉज़ इशू नहीं होते तो फिर सारे के सारे कॉज़ जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो वो डेट कौन सी है, किस डेट तक आपके कॉज़ इशू हो जाने चाहिए, इसके बारे में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी वन बाय वन। और साथ ही ये भी बताऊंगी कि अगर आपका कॉज़ 4 अप्रैल से पहले इशू हो जाता है तो क्या आप पे, अगर आप वीज़ा अप्लाई नहीं करते 4 अप्रैल से पहले, तो क्या आप पे न्यू सैलरी थ्रेश होल्ड का इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा। क्योंकि कॉज़ के हवाले से काफ़ी लोगों के सवालात थे कि कॉज़ कब तक इशू हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड डेट है इसकी। बहुत से लोग जो दो दो तीन तीन महीनों से या 4 महीनों से कॉज़ का वेट कर रहे हैं, स्टिल उनका कॉज़ नहीं आया। तो ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ जो यूके गवर्नमेंट ने दी है कॉज़ के हवाले से। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये न्यूज़ है 19 मार्च 2024 को। इसके हवाले से एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई है जिसमें मैंने सैलरी के रिलेटेड बताया है कितनी सैलरी होनी चाहिए। 4 अप्रैल के बाद न्यू सैलरी क्या होगी, न्यू एंट्रेंट्स किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, सैलरी के हवाले से कोई क्वेश्चन है या फिर न्यू एंट्रेंट्स के हवाले से या फिर केयर वर्कर्स के रिलेटेड, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये उसी का पार्ट 2 है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वर्कर्स एंड टेम्प्रेरी वर्कर्स गाइडेंस फॉर स्पॉन्सर पार्ट 2। स्पॉन्सर ऑफ वर्कर जनरल इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल। तो इसमें काफ़ी सारी उन्होंने डिटेल्स दी हैं, लेकिन ये सारी डिटेल्स तो मैं आपके साथ अभी डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा आपका फ़र्दर कोई क्वेश्चन हो कि इसके बारे में मुझे दोबारा वीडियो अपलोड करनी चाहिए, ये जितनी भी डिटेल्स है इसके रिलेटेड, तो मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूँगी। तो चलते हैं मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉज के रिलेटेड उसकी तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। This annex tells you how further forthcoming changes to the immigration rule will affect certificate of sponsorship. You should read the annex carefully to ensure you understand how these changes may affect you and your sponsor workers and any action you may need to take. इसमें वो बता रहे हैं कि जितने भी चेंजेस आ रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के हवाले से, वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। इसको केयरफुली पढ़ना है आपने। व्हाट इज़ द चेंजेस, चेंजेस की तरफ पढ़ते हैं। देयर आर इम्पोर्टेंट चेंजेस टू द इमिग्रेशन रूल्स कमिंग इनटू इफेक्ट ऑन 4 अप्रैल 2024. These include replacing the standard occupational classification SOC 2010 system currently used in appendix skilled occupation with the SOC 2020 system. This will mean change to some occupation code number and job descriptions. इसमें सबसे पहला चेंज वो ये बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशनल जो लिस्ट 2010 है उसको चेंज करके रिप्लेस करके SOC 2020 जो है वो लाई जाएगी 4 अप्रैल 2024 से, जिसमें काफ़ी सारी जॉब्स के कोड्स भी चेंज हो जाएंगे, नंबर भी चेंज हो जाएंगे, जॉब डिस्क्रिप्शंस भी। नंबर 2 पे बता रहे हैं इंक्रीजिंग सैलरी थ्रेश होल्ड्स फॉर स्किल वर्कर्स, ग्लोबल बिजनेस, मोबिलिटी वर्कर्स, स्केल अप वर्कर्स एंड सीजनल वर्कर्स। यानी ये जितने भी प्रोफेशंस उन्होंने बताए इन सब की सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 4 अप्रैल से। तो ये कितनी इंक्रीज़ होगी इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। These changes will affect any application for entry clearance or permission supported by a certificate of sponsorship assigned on or after 4 April 2024. फिर वो बता रहे हैं कि ये चेंजेस हर उस एप्लीकेशन पे इफ़ेक्टिव होगा जो 4 अप्रैल या 4 अप्रैल के बाद आप
एप्लीकेशन सबमिट करेंगे कॉज के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए, उस पे ये चेंजेस सारे इम्प्लीमेंट होंगे। नेक्स्ट वो बता रहे हैं स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम अनअवेलेबल। स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली ये होता है कि जब कोई भी एम्प्लॉयर अप्लाई करता है कॉज के लिए, तो वो government.uk की वेबसाइट से एक अकाउंट लॉग इन करता है और उसमें सारी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन पुट करता है। जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी हमें अलग से एक अकाउंट दे देती है जिसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। बिल्कुल इसी तरह इसका भी एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो वो बता रहे हैं अनअवेलेबल होगा, ये कब से होगा ये भी मैं आपको समझाती हूँ इसमें पढ़ के। टू इम्प्लीमेंट दिस चेंजेस द स्पॉन्सर लाइसेंस एप्लीकेशन फ्रॉम द स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम विल बी अनअवेलेबल फ्रॉम 7 p.m. on 2 April 2024 until 9 a.m. on 4 April 2024। यानी 2 अप्रैल शाम 7 बजे से लेके 4 अप्रैल सुबह 9 बजे तक मैनेजमेंट सिस्टम जो है अनअवेलेबल रहेगा। इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, लाइक कॉज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते इस दौरान, कॉज इशू नहीं होंगे इस दौरान जो टाइम इन्होंने मेंशन किया है। During this period, you will not be able to apply for a sponsor license, apply to add routes to your license or renew your license। यानी वो बता रहे हैं कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप ना ही किसी स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना उसमें कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं और ना ही रीन्यू कर सकते हैं। अप्लाई फॉर एनी स्किल वर्कर डिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। यानी डिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। डिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप उन लोगों के लिए होता है जो इंटरनेशनल होते हैं। इसके हवाले से एक वीडियो में पहले भी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने डिफाइन और अनडिफाइंड कॉज को डिस्कस किया था। आस्क टू इंक्रीज और रिन्यू योर एलोकेशन ऑफ अनडिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अनडिफाइंड कॉस्ट जो होते हैं वो कंपनी के पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं, वो जिसको चाहे वो साइन कर सकती है, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में वो बता रहे हैं ना ही आप उन्हें इंक्रीज़ कर सकते हैं ना ही उन्हें रीन्यू कर सकते हैं। असाइन एनी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप टू वर्कर्स यू विश टू स्पॉन्सर। यानी इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान अगर किसी भी वर्कर को आप असाइन करना चाहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप तो वो भी नहीं कर सकते। You will therefore need to take action if you wish to apply for or assign any cause before these changes take effect. The changes related to D cause affect skill worker applications only। वो बता रहे हैं कि इस टाइम से पहले अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये जो इफ़ेक्ट होगा ये सिर्फ डी कॉज के लिए यानी डिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं डी कॉज एप्लीकेशंस मेड बिफोर 7 p.m. on 2 April 2024। If you require any skilled worker DCOS before these changes take effect, you should apply for them as soon as possible। यानी वो बता रहे हैं कि 2 अप्रैल 7 PM से पहले पहले आप लोग अपनी एप्लीकेशन अगर सबमिट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं या कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वी विल प्रोसेस एज मैनी डी कॉज एप्लीकेशंस एज वी कैन बिफोर 7 PM on 2 April 2024। However, any application which are still outstanding at the point will be cancelled। If your application is cancelled, you will need to make a new application after 9 a.m. on 4 April 2024 based on the relevant SOC 2020 occupation codes and revised salary thresholds। वो कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 7 PM 2 अप्रैल से पहले पहले। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई इशू होता है तो हम उसे कैंसिल भी कर सकते हैं और फिर आपको न्यू एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना होगा 4 अप्रैल 9 AM के बाद SOC 2020 के अकॉर्डिंग। You should take care to submit all relevant information with your DCOS application so we can process it quickly and do not have to cancel it। We are unlikely to be able to process your application in time if we need to request further information। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन में तमाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो हम आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल नहीं करेंगे। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, एक वीडियो बनाई थी कि जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसको बोलें कि सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वर्किंग आवर्स मेंशन करे कि वो कितने वर्किंग आवर्स आपको अलाउ करेगा, सैलरी की डिटेल ईच एंड एवरीथिंग, तो फिर आपकी एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होगी।
नेक्स्ट वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपके एम्प्लॉयर को भी कि डी कॉज एप्लीकेशंस ग्रांटेड बिफोर 7 PM ऑन 2 अप्रैल 2024 एनी डी कॉज ग्रांटेड विद SOC 2010 occupation code cannot be assigned from 4th April 2024. This is because they will have the incorrect occupation code which cannot be amended. यानी अगर कोई कॉज इशू कर दिया जाता है तो वो 2 अप्रैल से पहले पहले आपका जो एम्प्लॉयर है उसका काम है कि वो आपको प्रोवाइड कर दे। अगर वो 4th अप्रैल के बाद आपको देगा तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि वो नेक्स्ट न्यू कोड में चला जाएगा। If you have been granted any decause with the SOC 2010 code and you intend to assign them to a worker, you must do this before 7 PM on 2 April 2024. If you do not, the cause will be cancelled and you will need to make a new application for a decause after 9 AM on 4th April 2024 based on the relevant SOC 2020 occupation code. ये वही बात कर रहे हैं कि आपने जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसको बोलें कि अगर कॉज इशू हो जाता है तो वो आपको 2 अप्रैल से पहले पहले दे दे। अदरवाइज़ आपका कॉज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर आपको न्यू एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा न्यू रूल्स के साथ। नेक्स्ट वो अनडिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के हवाले से बात कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो वही चीज़ें जो मैंने पहले आपको बता दी हैं कि अगर रीन्यू करना चाहते हैं या फिर उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो आप 2 अप्रैल से पहले पहले करें। और जो एग्जिस्टिंग मौजूद हैं स्पॉन्सरशिप जिनके पास अनडिफाइंड कॉज की तो उन पे ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई न्यू लेना चाहता है तो वो 7 PM 2 अप्रैल से पहले पहले ये काम कर सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है या फिर उसका कॉज इशू अगर हो जाता है तो। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात की तरफ चलते हैं। जिन लोगों का ये सवाल है कि अगर हमारा कॉज इशू हो जाता है, वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करते 4 अप्रैल से पहले पहले, तो क्या वो लोग एलिजिबल होंगे न्यू रूल के लिए या फिर उन पे ओल्ड रूल ही इम्प्लीमेंट होंगे। तो डी कॉज और यू कॉज which have been assigned to worker before 7 PM on 2nd April 2024 will not be cancelled. They will remain valid for the normal 3-month validity period. Applications for entry clearance or permission made using these cause will be considered with reference to the salary threshold and SOC 2010 occupation code under the immigration rules in place before 4 April 2024 even if the worker applies on or after that date। तो स्किल वर्कर वीज़ा पे उन्होंने ये रिलीफ दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर आपका कॉज इशू हो जाता है 2 अप्रैल से पहले पहले और आपने अगर वीज़ा अप्लाई नहीं किया तो भी आप पे ओल्ड रूल ही इम्प्लीमेंट होंगे, न्यू रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।